नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। योगी सरकार की दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10 बजे से प्रस्तावित थी, जो कि आप कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। सभी नवनिर्वाचित विधायक लगातार लोक भवन पहुंच रहे हैं और लोक भवन पहुंचकर अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। और आज उधर इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक शामिल रहेंगे। ये निर्देश दिया गया है कि समाजवादी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक इस बैठक में शामिल हो। और दरअसल पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से कई वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और उन वायदों को लेकर के अब योगी सरकार पूरे करने की कोशिश करेगी और कई मुद्दों पर आज चर्चा होगी। कई ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिन पर आज मुहर भी लग सकती है। योगी कैबिनेट की आज बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, जिसमें सभी विधायक पहुंच रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। और सुना आपने कि किस तरीके से सभी विधायक ये बता रहे हैं कि बैठक होगी और बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे उसके बाद हालांकि उसकी जानकारी दी जाएगी पत्रकारों को। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाई जाएगी लगातार। दरअसल योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक आज कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी और 11 बजे से मुख्यमंत्री राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सचिव स्तर से ऊपर के सभी आला अधिकारियों को संबोधित करेंगे। और इससे पहले शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जो कि 1.5 घंटे तक चली। इधर आज की बैठक में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकते हैं। दरअसल पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से कई तरह के वायदे किए थे, जिसे राज्य में लागू करना राज्य सरकार के लिए जरूरी है। लिहाजा आज माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में योगी आदित्यनाथ सरकार बड़े फैसले ले सकती है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान जारी बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक के जरिए कुछ पहल कर सकती है। इसमें खास तौर से बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय और किसानों को मुफ्त बिजली देने के साथ ही 60 साल से अधिक महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सुविधा देने समेत कई प्रस्तावों को कैबिनेट की ओर से पारित किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक राज्य में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में गेहूं खरीद नीति को मंजूरी मिल सकती है। असल में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है और आज की कैबिनेट बैठक में गेहूं खरीद नीति को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि गेहूं खरीद को लेकर आमतौर पर कई तरह की शिकायतें भी मिलती रही हैं, जिसको लेकर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। दूसरी तरफ आज कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग बांटे जाने की भी चर्चा लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि योगी 2.0 के मंत्रियों को आज विभाग बांटे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज सपा दफ्तर में 11 बजे बैठक होनी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। बैठक में विधायक दल का नया नेता भी चुना जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक खुद अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं और इसके अलावा बैठक में विधान परिषद के चुनाव के लिए भी रणनीति बनेगी। उधर आरएलडी के विधायकों की भी बैठक आज होना तय हुआ है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वो हार के कारणों और आगामी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का तो उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग को बनानी है। प्रदेश में एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है और इसी को बनाने में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, उसमें मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको बेहतर जो भी समझेंगे उसको मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था इस बार मुकाबला हमारा हमसे खुद से है। बिल्कुल सही। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो 5 साल में काम किया है, हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारा कॉम्पिटिशन हमारे खुद के परफॉर्मेंस से है। और उन्होंने पूरे मंत्रिपरिषद से भी अपेक्षा करी है कि हम जनता के बीच में जाके जो जनता की अपेक्षा है उन अपेक्षाओं को पूरा करें। जो आएगा आप लोगों के सामने आएगा, जो आएगा आप सबके सामने आएगा।
विभाग अभी बटे नहीं है, लेकिन बड़ी क्यूरियोसिटी है मंत्रियों में कि क्या विभाग मिलने वाले, क्योंकि अब सेकंड टाइमर है तो इस बार क्या ना होगा? ना ऐसा कुछ नहीं है। तो जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, जो आदेश उनका निर्देश होगा, जो दायित्व देंगे उसका हम सब लोग निर्वाह करेंगे। क्या आज कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं पहली कैबिनेट में? अब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका जो आदेश होगा, मेघावी छात्रों एजेंडा- को स्कूटी का एजेंडा। मामला था, गेहूं जो भी खरीद है सब सामने भी आ जाएगा आप लोगों से। आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको, कैसे उसको देखते हैं? कोई बात नहीं है, जो भी दायित्व मिलेगा उसका निर्वाह करेंगे। नहीं, जिसका नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, सुनील बंसल जी जैसे लोग हों, उसके लिए चुनौती का कोई विषय नहीं लगता। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता इतना सक्षम नेतृत्व है कि हम लोग के लिए चुनौती का कोई विषय नहीं है। आपके रायबरेली नेता क्या सोनिया का एजेंडा गढ़ है, क्या है कांग्रेस का कैबिनेट गढ़ है, का? ढा दिया आपने अब। बिल्कुल निश्चित तौर से आपने देखा है कि सोनिया गांधी का गढ़, कांग्रेस का गढ़ कहाँ जाता रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में तो कांग्रेस कुछ भी नहीं बची रायबरेली में। दिनेश सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं, मेरे सामने वो चुनौती है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने 2/3 बहुमत से जनादेश दिया है, उसका सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी आज चुनौती कहना चाहिए आपके कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं कैबिनेट में, कुछ बड़े है। अब ये फैसले, तो माननीय decisions हो मुख्यमंत्री जी सकते हैं। जाने, हम लोगों को बुलाया गया है, अगर हो सकता है उसमें जो फैसले लिए जाएंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी। कुछ बताया नहीं गया पहले से कि क्या नहीं, होगा? ऐसा कुछ नहीं। एजेंडा तो मिला होगा सर? नहीं, आज का कोई एजेंडा नहीं है अभी। ठीक है। अच्छा, विभागों को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों में, आपने भी कुछ तय कर रखा है? नहीं, या कुछ हमने कह रखा है ये तो अपनी ओर नेतृत्व से? का विषय है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस लायक समझेंगे वो दायित्व हमको देंगे, और जो भी दायित्व मुझे देंगे उसका निर्वहन हम लोग अच्छे से करेंगे। अब तो वहाँ मीटिंग में चलने पे पता चलेगा। कल तो सब लोग आपस में एक दूसरे से मिले जुले थे और परिचय हुआ। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, देखा जाए बैठक में क्या हम लोग को एजेंडा कुछ decide- मिला है आप लोगों को कुछ डिसीजंस अब के लिए? इस बैठक से क्योंकि मिलना है। 22 की शपथ 24 की जीत की तैयारी है, निश्चित है, निश्चित तो उसके है। लिए चुनौतियां भी बड़ी होंगी। और ये आगाज है और उसके बाद 24 बहुत हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। की भी बैठकें हैं। नहीं तो उसके बाद बताएंगे ना, बैठकों के बाद सर, बताएंगे। आज से पहली बार मुख्यमंत्री बैठ औपचारिक रहे हैं रूप से चुनाव के बाद, सरकार का अधिकारियों पहला के दिन साथ है ही क्या है। टिप्स देंगे, निर्देश देंगे? तो अभी बैठक तो हो जाने दो भाई। आप पहली बैठक पहले मैं कैसे प्रेडिक्शन कर सकता हूँ? सर, क्या कुछ निर्देश भी मिल सकते हैं? क्या कुछ आप लोगों को आगे के लिए ब्लूप्रिंट दिया जाए? बिल्कुल होने दीजिए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कैबिनेट में भी होगा। पहले भी ब्रीफिंग करवा दीजिएगा, हम लोग को जानकारी नहीं। हाँ, सर पहले हाँ, भी ये सब थोड़ा पता नहीं चल भ्रष्टाचार पाता पर सब जीरो दबाव टॉलरेंस क्या थी, बहुत कार्रवाई की गई आप लोगों की तरफ से। देखता हूँ मैं, देखता हूँ। उसको हम लोग अक्षरंश पालन करेंगे। जी दूसरे खेमों में सेन मार और मंत्रिमंडल का पिछली हिस्सा बार बने हैं, ऋण क्या माफ किया आगे गया होगा? था, किसानों का ऋण पिछली बार माफ किया गया। देखिए पिछली बार जो हम लोग पत्र था उस पर जितनी संकल्प में चीजें थी उसको 100% पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। और इस बार भी जो भी निर्णय किया है उसको 100% हम लोग पालन करेंगे। कहा जा रहा परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, टारगेट तय किया जाएगा मंत्रियों का, 6 महीने में क्या किया क्या नहीं किया। भाई इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें हम सब मंत्री बन के आए हैं। हम लोग अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश देश में बनाने के लिए। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले होते हैं। आज उम्मीद है कि आज कुछ वायदे किए गए थे चुनाव में, कुछ बहुत एजेंडा मिला आपको? कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, तभी मैं इस मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को उस पर आमंत्रित किया गया। बहुत धन्यवाद। तो जो कि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ही जानकारी दी जाएगी, और उसके पहले आप सुन रहे थे मुख्य सचिव को, जो कि वो भी इस बात को लेकर के कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी निर्देश देंगे और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस रणनीति को अमल में लाया जाएगा और प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर और विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम किया जाएगा। तो आज योगी 2.0 की पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ऐसे में सभी विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है लोग भवन पहुंच रहे हैं, एक बैठक में शामिल होंगे। और उधर समाजवादी पार्टी की भी आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होनी है और इसके साथ ही आरएलडी के भी नवनिर्वाचित विधायकों की आज बैठक होनी है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ निशांत ठाकुर जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी। इसके साथ ही राहुल आनंद जी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राहुल लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक दलों के पास जाए राहुल लाल जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। उससे पहले
कि आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। क्या लगता है, क्योंकि चुनाव के दरमियान जिस तरीके से तमाम सारे वायदे किए गए जनता से और ये कहा गया कि विकास के पथ पर जो चीज़ें पिछली दफ़ा छूट गई हैं उन चीज़ों को भी अब नज़र रखी जाएगी और विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम किया जाएगा इस सरकार में अगर बनती है तो। और अब सरकार बन गई है, कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। क्या लगता है कि किन किन फैसलों पर फैसले ले सकती है, मुहर लगा सकती है योगी सरकार की एक कैबिनेट की पहली बैठक? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब आपको प्रचंड जीत की प्राप्ति होती है तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से प्रचंड जीत की प्राप्ति हुई है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेवारी भी मिली है और यहाँ से लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है 2024 का। तो ऐसे स्थिति में प्रथम मंत्रिमंडल के बैठक के कुछ बड़े संदेश जो है जनता के बीच जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्ष भी मजबूत हुआ है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष के भी वोट प्रतिशत बढ़े हैं, सीट बढ़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि यहाँ से एक बड़ा मैसेजिंग जाए और चुनाव में कुछ बड़े मुद्दे जो विपक्ष ने उठाए थे और जिसके ऊपर जनता ने थोड़ा विश्वास किया लेकिन ज्यादा विश्वास नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के आश्वासन पे या फिर उनके वादों पे ज्यादा विश्वास किया, तो उसमें 2-3 मुद्दे बड़े थे। जैसे मान लीजिए पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी हो या अवध का क्षेत्र हो, कहीं कहीं बेसहारा पशुओं का मामला हर जगह छाया हुआ था। हो सकता है उससे संबंधित कुछ बड़े निर्णय दिखे मंत्रिमंडल के इस बैठक में। महिलाओं का मामला, चूंकि साइलेंट वोटर्स के रूप में महिलाओं को जो है कि भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार कर रही है और हम लोग भी मानते हैं कि महिलाओं का काफी बड़ा योगदान रहा है इनके इस जीत में। तो महिलाओं से संबंधित कई बड़े वायदे किए गए थे, तो हो सकता है कि उनसे संबंधित कुछ वायदों को लेकर कुछ बड़ी घोषणा देखें हम लोग। बेरोजगारी का मामला भी विपक्ष ने उठाया था और ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी का मामला खत्म हो गया है। सरकार के गठन के दरमियान से ही अलग अलग क्षेत्रों में भर्तियों को लेकर कुछ समाचार आने शुरू हो गए थे। तो हो सकता है कि जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि पंजाब में भी मंत्रिमंडल के बैठक में एक तरह से अलग अलग भर्तियों की घोषणा की गई थी, तो उस प्रकार की भी कोई घोषणा हम लोग उत्तर प्रदेश में भी दे सकते हैं। तो ये सब कुछ अलग अलग सेक्शन में, चूंकि देखिए युवाओं का वोट मिला है सरकार को, पर्याप्त मात्रा में महिलाओं का वोट मिला है, तो युवा और महिलाओं के मामलों को लेकर कुछ बड़े फैसले हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और युवाओं के मामले में रोजगार एक बड़ा प्रमुख मामला है, तो उसमें हो सकता है कि पुलिस की वैकेंसी या फिर कुछ और वैकेंसीज जो लंबे समय से अटकी हुई है उन वैकेंसीज को लेकर कुछ घोषणा हो जाए। तो इस तरह के कुछ बड़ी घोषणाओं को लेकर, बिजली को लेकर हो सकता है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा करे, क्योंकि कुछ अब यहाँ से कुछ घोषणाएं ये करेंगे और उसको जब लागू करेंगे और उसको तेजी से जब डिलीवर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कल जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, देखिए उसमें सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है उसमें। तो आप अगर सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रख रहे हैं और डिलीवरी पक्ष को मजबूत रखेंगे तभी आपकी स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि देखिए ओबीसी समूह से इन्होंने 20 मंत्री इन्होंने लिए हैं और अभी हम लोग को भूलना नहीं चाहिए दलित समाज का भी वोट जो है कि जो मायावती जी के वोट प्रतिशत में कमी आई तो वो वोट प्रतिशत भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। तो इन्होंने कल जो है कि देखिए मंत्रिमंडल में भी हम लोग देख रहे हैं कि 9 दलित चेहरों को जगह मिली, यानी ओबीसी के बाद सबसे उसके बाद जो प्रतिनिधित्व मिला वो दलित समूह को मिला है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हो सकता है कि राशन से संबंधित जो मामले हैं, जो लाभार्थी समूह भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, तो उससे संबंधित भी कुछ घोषणाएं हम लोगों को आज के मंत्रिमंडल में दिख सकती हैं। बिल्कुल ठीक कही आपने बातें जी, क्योंकि ये अहम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। राहुल आनंद जी, पहली कैबिनेट की बैठक है, अभी राहुल लाल जी ने बताया कि जिस तरीके से तमाम सारे ये अहम मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर के विपक्ष हमेशा चुनाव के दरमियान जो है हर जनसभाओं में इसको मेन मुद्दा बनाता रहा और उठाता रहा। और सबसे बड़ी बात एक और मुझे लगता है जो कि राहुल लाल जी मुझे लग रहा है मिस कर रहे हैं, आवारा पशुओं को लेकर के, मवेशियों को लेकर के, ये भी अपने आप में एक अहम फैक्टर माना गया था चुनाव के दरमियान। सभी राजनीतिक दल जो कि विपक्ष थे को लेकर भी बड़े निर्णय हो सकते हैं। हाँ, मैंने अभी आपके समक्ष बिल्कुल तो ये पॉइंट रखा था कि उसको लेके भी आज के कैबिनेट में कोई निर्णय हम लोग देख सकते हैं। तो इसको लेकर के तमाम सारे जो मुद्दे हैं उठाए गए थे फैक्टर। राहुल आनंद जी, क्या लगता है कि आपको, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दूसरी तरफ आम जनमानस की तरफ से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इतिहास रचा है उत्तर प्रदेश में, जो नहीं हुआ वो करके दिखाया है योगी आदित्यनाथ ने। जनता ने जो जासार सरकार चुनकर जो उन्नत प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात ये कि आज जो कैबिनेट की जो बैठक आहूत की गई है उसमें कई सारे ऐसे अहम फैसले जो लेने हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो अपना बनाया था उसमें उन्होंने पहले भी जिन बातों का जिक्र किया था
और अभी भी चुनाव के पहले जिन बातों का जिक्र किया है उसको करने में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे विपक्ष की भी उतनी ही भागीदारी हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में, सदन में विपक्ष की आत्मा सदन में निवास करती है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार कल की ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश यादव जी को भी न्योता दिया था इसमें संलिप्त होने के लिए, उन्होंने आने से मना कर दिया, तो ये भी दिखाता है कि जो राज्य की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं वो कैसे अपने विपक्ष के रोल को निभाने से पीछे हटते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी कयासें हैं जो लगाई जा सकती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने की जो बात की गई थी, इसका एक चेहरा ये भी दिखाया गया था, जो शपथ ग्रहण में जितने बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी बुलाया गया था, इससे भी साफ इसका एक स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ एक ये संदेश दिया गया है वहां की आवाम को कि हम जो रोजगार का जो एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी लेकर चली थी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और हम स्वरोजगार की जो बात करते थे उसको भी आगे हम बढ़ावा देंगे, जिसके लिए सभी ने उत्तर प्रदेश को कि उन्नत प्रदेश बनाने के लिए सबने एक दूसरे का हाथ मिलाया है। बात करें अगर कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था मैंने आपको पहले भी जब चर्चा में आपके साथ मैं बैठा था तो उसमें हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था कि लोग कानून व्यवस्था के आधार पर निश्चय ही वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो ये हमारी प्राथमिकता में है और जीरो टॉलरेंस की बात है। मैं आपको थोड़ी देर पहले की बात बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची हिजाब पहनने जा रही थी और करीब 3 लोग उसको रेप करने का कोशिश कर रहे थे। पुलिस बाबा का बुलडोजर देखकर, घर के सामने बाबा का बुलडोजर देखकर रेपिस्ट ने अपने आप को प्रयागराज में सरेंडर कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सम्मान दिखाता है कि जो एक कानून व्यवस्था को लेकर जो डर बनी थी अपराधियों के बीच में, ये अभी भी बरकरार है। इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किस चीज से वापस आए हैं और किस चीज को करने का हमने संकल्प लिया है, और अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक, चलिए निशांत जी, आज आपके भी विधायकों की बैठक है, आपके अध्यक्ष साहब आज बैठक करेंगे और सभी विधायकों को इसमें कहा गया है कि वो पहुंचे। ये माना जा रहा है कि विपक्ष के नेता का भी आज चुनाव हो सकता है क्या, और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। क्या लगता है आपको, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको कुछ और भी खबरें होंगी, क्या कुछ बैठक में निकल करके सामने आज आ सकता है? समाजवादी पार्टी के जीते हुए सभी विधायकों को बढ़े हुए वोटिंग पोल को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधायकों की बैठक बुलाई है, जिस बैठक में निर्णय होगा कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाएगा, और जो आजमगढ़ और रामपुर से जो सीट खाली हुई है वहां पे किस कैंडिडेट को जनता की राय के अनुसार बोर्ड समाजवादी बोर्ड बैठक की मीटिंग के अनुसार ये सब क्लियर होगा कि किसको उतारा जाएगा मैदान में। जिसको जनता निर्णय करेगी, बोर्ड मीटिंग निर्णय करेगी, उसको उतारा जाएगा। इसलिए बैठक को 11 बजे विधायकों की बैठक को बुलाया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम सारे जो कयास लगाए जा रहे थे, डिम्पल यादव को लेकर के भी तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, आजमगढ़ पर कौन सा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसी भी कुछ आपके पास जानकारी है क्या? बात उदयवीर से लगाकर एमएलसी सुनील साजल हो या किसान हो या कोई तो या माननीय डिम्पल यादव हो, जिसको वहाँ का कार्यकर्ता, क्षेत्र का जनता, क्षेत्र के नेता, जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की बोर्ड बैठक तय करेगी। अगर वो डिम्पल यादव को तय करती है तो डिम्पल यादव को क्यों चुनाया वो नहीं लड़ाया जा सकता। डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ती है अगर बोर्ड बैठक और जनता का निर्णय लेगी तो। चलिए ठीक है। राहुल लाल जी, देखिए आज कैबिनेट की बैठक है, बैठक के बाद हालांकि कुछ देर बाद मुझे लगता है ये पता चल जाएगा कि किन किन बैठकों पर किन किन मुद्दों पर निर्णय लिया गया और किन किन मुद्दों पर मुहर लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से मंत्रिमंडल मंत्रियों ने शपथ ली है मंत्री पद की, विधायकों ने, और उसके बाद तुरंत फौरन जो है 7 बजे लोक भवन में बुला लिया गया और उसके बाद उनके साथ बैठक किया गया, बैठक में निर्देश दिए गए जिस तरीके से। और सबसे बड़ी बात अहम निकल करके ये आ रही है कि इस मंत्रिमंडल में पिछले 22 मंत्रियों को जगह नहीं मिली है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले सरकार के दौरान अगर जिक्र करें तो काफ़ी कमियां भी निकल रही थी, काफ़ी मंत्रियों पर आरोप भी लग रहे थे। हालांकि उसमें जब विस्तार हुआ था पिछली सरकार में
तो उसमें भी काफी फेरबदल देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ है वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुआ है, क्योंकि अब इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती योगी आदित्यनाथ सरकार, और एक जो साफ और सुथरी छवि का जो बात करती है, जो उनके दावे करते हैं, उस तरीके से इस पूरे 5 साल को लेकर के चलना चाहती है। यही वजह है क्या? देखिए योगेश जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जरूर जीती और प्रचंड वोटों से जीती है, लेकिन उसके बावजूद भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो कोई रिस्क कहीं से भी नहीं लेना चाहती। उदाहरण के लिए अगर आप मंत्रिमंडल को देखते हैं तो देखिए इसमें पश्चिमी यूपी, जहां पे कि माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब होगा, अच्छा हुआ, लेकिन वहां पे भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुआ, लेकिन पूर्वांचल जहां पे कि कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के खाते नहीं खुले, उन जगहों से भी उन्होंने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। तो यानी जिस क्षेत्र से वो जीते हैं और जिस क्षेत्र से वो नहीं जीते हैं, तो उनका प्रयास यही है। ऐसे स्थिति में वो मंत्रिमंडल में वैसे लोगों को कैसे स्वीकार करेंगे जिनका कि प्रदर्शन सही नहीं है। तो आप अगर डिलीवर नहीं करेंगे, और हम लोगों ने देखा है कि ये प्रवृत्ति, चाहे आपको याद हो कि किस तरह से रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े नेताओं को भी पलक झपक के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तो वो बहुत आश्चर्य का विषय था केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कई बड़े जो दिग्गज नेता हैं उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो देखिए उसमें बड़ा सा पैमाना तो मुझे यही नजर लग रहा है कि कहीं कहीं वो उनके प्रदर्शन का मामला है कि अगर आपने प्रदर्शन नहीं किया, अच्छा फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह वो अध्यक्ष थे, वो भी जो है कि अब मंत्रिमंडल बन रहा है तो संगठन में भी कई सारे जगह खाली होंगे, तो हो सकता है सरकार से कुछ लोगों को संगठन में लाया जाए। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ ये भी एक जो विवाद पिछले साल से ही हम लोग सुन रहे थे कि भाई अरविंद शर्मा जी को लेकर, चूंकि वो प्रधानमंत्री के काफी वो गुजरात कैडर के वो अधिकारी रहे, वहां पर भी उन्होंने काम किया, पीएमओ में भी काम किया, और वो एमएलसी बना के लाए गए उत्तर प्रदेश। तो पिछले साल काफी सारा विवाद हम लोग सुनने के लिए मिल रहा था कि कहीं कहीं अरविंद शर्मा जी को लेकर दिल्ली और लखनऊ के बीच में तनाव की स्थितियां हैं। लेकिन हाँ, मंत्रिमंडल में वो भी शामिल है इस समय। तो इसमें कुछ कई विश्लेषकों का यह भी मानना है, कुछ ऐसा भी चीज दिख रहा है कि कहीं कहीं यहाँ पे हो सकता है कि अधिकांश तो प्रदर्शन के आधार पर चीजें हुई हो, लेकिन कुछ देखिए आप योगी जी जैसे ही सेकंड टर्म जीते हैं, तब इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से वो उनका कद काफी बड़ा हो चुका है 10 मार्च के बाद जो। तो प्रधानमंत्री पद के ऊपर एक तरह से मोदी जी के बाद का जो इरा होगा भारतीय जनता पार्टी में, उसमें योगी जी का एक प्रमुख स्थान बन चुका है। तो कहीं कहीं हो सकता है कि उत्तराधिकार के वर्चस्व को लेकर, चूंकि मोदी जी के बाद कौन हो प्रधानमंत्री का दावेदार, वो एक ऑटोमेटिक भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन वहां पे भी कहीं कहीं कुछ स्थिरता की स्थिति हो सकती है, और उस स्थिरता का भी कुछ प्रभाव मंत्रिमंडल के गठन पर दिख रहा है। जैसे महेंद्र सिंह जी वो काफी निकटस्थ थे योगी आदित्यनाथ जी के, लेकिन वो इस मंत्रिमंडल में नहीं है। हम लोगों ने देखा पूरे 5 साल वो बिल्कुल छाया की तरह नजर आते थे। तो ऐसे कई सारे लोग हैं। अगर हम लोग देखें कि दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हारे भी, लेकिन उसके बावजूद भी उप मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। हालांकि कई कारण है उसके, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता उनके समूह के जो है कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन इसके साथ हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली दरबार के साथ उनकी निकटता बड़ी मजबूत थी। तो वो जो 22 लोग हटे हैं, नहीं यार, दोनों चीजें आ जाती है। दिल्ली दरबार से निकटता भी आ गई है और पिछड़े वोट बैंक को भी साधना है, तो अगर किसी बड़े चेहरे को तो लेकर के साथ में चलना ही पड़ेगा ना। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी नहीं है, तो केशव प्रसाद मौर्य का और महेंद्र सिंह का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज और निकल करके आ रही है। हमने पहले भी कहा कि जो दागदार छवि थे, क्योंकि काफी आरोप के महेंद्र सिंह पर भी लगे थे। आम आदमी पार्टी ने कितने एप्लीकेशन दिए, कितने कागज निकाल करके लाई कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इतना घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको नजर में बनाए रखा होगा, और उसी के तहत ये सारे फैसले लिए गए होंगे। अब मैं सहमत हूँ इस चीजों से। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए बीजेपी जो रणनीति बनाती है कि भाई हमें, वो रणनीति ये नहीं बनाती कि उनको 80 में से 50 लोकसभा सीट लानी है। वो एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान के साथ चलता है। उनकी रणनीति होती है कि हमें 80 में से 75 कैसे लाना है, 80 में से 70 सीटें कैसे लाना है। तो वैसे स्थिति में सोशल इंजीनियरिंग भी मजबूत हो, हमारा डिलीवरी भी मजबूत हो, तो वो दोनों चीजें जनता के पास तेजी से जाए। हमें पूरा उम्मीद है कि देखिए, आप देखिएगा कि इसमें कहीं कहीं लगातार इन मंत्रियों का मूल्यांकन भी होगा आगे आने वाले समय में, कि भाई 3 महीने के भीतर इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, 6 महीने के भीतर इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, 1 साल के भीतर कैसा चल रहा है। और जब तक आप इस प्रकार का नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने डिलीवरी सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 साल में कोरोना काल के कारण जनता ने जरूर मान लिया कि कोरोना काल की स्थितियां थी, काम उस रूप में नहीं हुए।
लेकिन अब जनता भी काम चाहती है और पार्टी भी एक तरह से 2024 के चुनाव से पहले एक कुछ मोटे तौर पे कुछ बड़े परिणाम जनता को देना चाहती है। जाहिर तौर पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में अगर अभी से सक्रिय नहीं हुए तो जो 74 प्लस का जीत का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो सकती है। राहुल आनंद जी, देखिए विपक्ष इस बार मजबूती के साथ आया है, ठीक है, आपने इतिहास रचा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी एक शानदार जीत हुई है, लेकिन विपक्ष भी इस बार पिछले साल की भांति यानी पिछली सरकार की भांति जो है वो कमजोर नहीं है और इस बार अब लगातार अखिलेश यादव भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो एक्शन मोड में जैसे ही नतीजे आए उसके बाद से नजर आने लगे हैं और आज उनके विधायकों के साथ बैठक भी है और अगर वो नेता प्रतिपक्ष अपने आप को खुद को मतलब वो चुने जाते हैं, विधायक चुनते हैं उनको, तो मुझे लगता है कि आप बड़ी जोर शोर से वो जनता के मुद्दों की आवाज उठाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का लेकर के हमेशा से ये चीजें सामने देखने को मिली है। चुनावी माहौल में ही वो उतरते नजर आए हैं, चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, बाकी वो कभी बाहर जनता के बीच में दिखते नहीं रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस बात को जान गए हैं कि नहीं, अगर चुनाव को जीतना है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर ही चलना होगा, यानी चुनाव के दरमियान नहीं बल्कि पहले से ही जनता के बीच में पैठ बनानी होगी और जनता के मुद्दों को उठाना होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस सरकार में आपके लिए भी बड़ी चुनौतियां साबित होंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, क्योंकि उन्होंने कम से कम हमारे मार्ग का अनुसरण तो किया। उनको ये तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी तभी जीतती है जब। और रुक करेंगे सीधे राहुल आनंद जी का। राहुल आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, जिस प्रकार से कल शपथ ग्रहण का जो समारोह रखा गया था उसमें विपक्ष को जो नियंत्रण दिया गया था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा से जो इनको जो एंटी है वो लड़ाई वो अपने विचार पे लड़ते हैं, हम अपने विचार पे लड़ते हैं, लेकिन जब एक बार हाथ मिलाकर जब हम 2 कदम चलते हैं तो आपको भी 1 कदम हमारे साथ खड़ा होकर चलना चाहिए। उससे क्या होगा कि जनता का समस्त विकास होगा। और जहां तक जीतने की बात है, जहां तक सक्रिय राजनीति में आने की बात है, तो मैं बार बार एक बात को दोहराता आया हूं, मैं फिर यही कहता हूं कि सदन में विपक्ष में ही आत्मा निवास करती है सदन की, और ये एक अच्छी परंपरा है। और दूसरी बात ये है कि जो 75 पार का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमने अब तक अपने मैनिफेस्टो में जिन जिन बातों को कहा है उन सारी बातों को किया है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे की बात हो, चाहे वो रोजगार से प्रेरित हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, चाहे अपराधीकरण की बात हो, वो सब पे हम खड़े उतरे हैं, तभी आज जनता का बहुमत हमारे साथ खड़ा हुआ है। और जो विश्वास की जो बागडोर जो बंधी है, जो एक राम सेतु का निर्माण जनता और सरकार के बीच में हुआ है, ये काफी सराहनीय है और इस बांध को कभी और इस पुल को कभी टूटने न देने का निशांत जी आप रुकिए पहले, अभी देखिए निशांत जी रुकिए आप रुकिए। देखिए, सभी को मौका देते हैं, सभी अपनी अपनी बारे में बोलिए, सभी को पूरा मौका देते हैं, किसी को ये नहीं कहते, किसी को बीच में रोकते नहीं, किसी को बीच में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, पूरा मौका देते हैं। आप अपनी अपनी बारी में बोलिए और एक स्वस्थ चर्चा ताकि चल सके। निशांत जी आते हैं आपके पास, पहले राहुल जी को बात रखने दीजिए। राहुल जी, तो जो सेतु बना है वो हमारी विश्वास है और वो कभी ना टूटे, इसलिए हम परिसंकल्पित हैं। अभी और माध्यम योगी जी भी पूरे एक्शन के साथ, आपने देखा होगा कि जो नए चेहरों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, तो इससे भी एक साफ और स्पष्ट संदेश है कि जो काम करने वाले होंगे, जो अपने विभाग को अच्छे से संभालेंगे, उसका हम कभी भी सम्मान करते हैं। और जो महत्वपूर्ण विभाग का जो बंटवारा किया जाएगा आज, इससे भी ये समझ में आएगा क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होती है, जो सरकार के द्वारा, जो सरकार के मंत्री हर 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की है, जिससे ये भी एक रेटिंग देने में ये भी हमारा सहयोग करता है कि कौन से विभाग में किस मंत्रियों ने कितना काम किया। इसलिए मैं इस चीज का स्वीकार करता हूं कि जो कार्य करेगा वो सत्ता में बना रहेगा, जो बातें करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। ठीक है, निशांत जी अपनी बात रखिए। अब राहुल आनंद जी के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को APN चैनल के माध्यम से बता दूं कि 16 महीने के अंदर 370 रुपए प्रति सिलेंडर महंगाई बढ़ चुकी है, आटे का रेट बढ़ चुका है, कड़वे तेल का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल डीजल के दाम प्रति चीज प्रति पल उछाल पर है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर जो इन दामों को रोक रखा था, यह रिटर्न गिफ्ट इन्होंने चुनाव के बाद दिया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है 2.0 योगी सरकार से
कि इन सब पर रोक लगे। आशा करती हैं कि रोक लगाकर जनता के हित में कार्य हो। नई सरकार बनी है, नए तरीके से जनता के अनुसार सरकार चलाई जाए, क्योंकि जनता पूरी महंगाई से परेशान है। बुलडोजर, आप अगर बुलडोजर की ही बात रोज रोज उठती है, तो एक नोएडा के अंदर गन्ना बेचने वाले को बुलडोजर में मशीन उसकी उठा ली, उसका परिवार सड़क पे आ गया। एक जज के साथ उत्पीड़ना हुई है, उसको कानून के, लेकिन सब बातों को दरकिनार रखते हुए वरिष्ठ पत्रकार की बातें, सभी चैनल की बातों को योगी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि महंगाई पर रोक लगे। मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, कोई भी किसी को देता है, लेकिन शुरू नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी जनसंघर्ष के साथ से कदम से लगाकर जनता के दरबार तक शुरू नीतियों के खिलाफ खड़ी है और मजबूत विपक्षी के साथ शुरू नीतियों का विरोध करेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होगा और दमदारी के साथ अपनी आवाज उठाएगा, जनता की आवाज उठाएगा अगर विपक्ष, तो मुझे लगता है कि सरकार के कानों में भी जू रोकेगी और सरकार कहीं गलत ट्रैक पर जा रही है, गलत दिशा पर जा रही है, तो वो चेतने का काम करेगी। विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, जो भूमिका होती है, मुझे लगता है कि इस बार आप बखूबी निभाएंगे और आप इस बात का आश्वासन भी दिला रहे हैं जनता को कि ठीक है। लेकिन एक बात राहुल जी ने और कही है, निशांत जी, कि देखिए आपको निमंत्रण दिया गया, आपको मुझे लगता है कि जाना चाहिए था जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। देखिए, ये एक स्वस्थ राजनीति को प्रदर्शित करता, दिखाता कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कोई ऐसा मनमुटाव आपस में नहीं है। राजनीति में अपने अपने मुद्दों को लेकर के जाते हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता के हक की बात लड़ते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। आपका क्या प्लान है, भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है और आगे वाले अन्य राजनीतिक दलों का क्या रूट प्लान है, उसको लेकर के जनता के बीच में रखते हैं। जनता चुनती है, किसको सराखों पर बैठाती है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मंचों पर ये दूरियां देखने को मिल रही हैं, ये खाई देखने को मिल रही है, मुझे लगता है क्या ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली राजनीति के लिए क्या ये ठीक है? क्या समाजवादी के बड़े जनादेश और विधायक और वोटिंग पोल से जनता ने दिखा दिया है कि शुरू नीतियों वाले जो भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की या अन्य कोई सरकार हो, जो शुरू नीतियों पर चलेगी, तो समाजवादी पार्टी का जनता के माध्यम से रथ बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का रोका जा सकता है। ऐसा विधानसभा 2022 के चुनाव में दिखा दिया गया है। रही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की योगी जी के शपथ समारोह में न जाने की, तो वो उनका निजी फैसला हो सकता है। इस तरीके की संगठन के माध्यम से कोई जानकारी पहले नहीं दी गई थी। ये सूचना थी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी शपथ समारोह में पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचे, अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे, वो उनका निजी फैसला हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी शुरू नीतियों के खिलाफ खड़ी है और शुरू नीतियों के खिलाफ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को रोक लगानी चाहिए बढ़ती हुई महंगाइयों पर, अपराधों पर, जैसे कि मेरे साथ दो मेहमान फिलहाल अभी बने हुए हैं, निशांत ठाकुर जी हैं और राहुल आनंद जी बने हुए हैं। राहुल आनंद जी, राशन का जिक्र किया जा रहा है, राशन का अच्छा बेनिफिट मिला भी है आपको, क्योंकि उस दौरान भी ये कहा जा रहा था तो कि जिसने नमक खाया वो नमक का कर्ज अदा करेगा, और जनता ने किया भी, बखूबी किया। प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, और मुझे तो लगता है ऐसा कि अब इस सेवा को लेकर के आगे लगातार किस्तों में बढ़ाते रहा जाएगा, और या बीच में कुछ गैप भी कर दिया जाता है, बंद भी कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के दरमियान एक बार फिर से इस योजना का लाभ जनता ले पाएगी। देखिए, निश्चय ही सरकार वेलफेयर के लिए चुनी जाती है, और जो अफवाह फैलाई गई थी उस अफवाह पे एक तरफ से पर्दा हटाया गया है। दूसरी बात, जो गरीबों को राशन की जहाँ तक बात की जाती है, तो लगभग 15 करोड़ परिवार को इससे फायदा मिलता नजर आएगा। और 3 महीने राशन को बढ़ाने का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सरकार कोई भी कार्यों को करती है या योजना बनाती है उसको निर्वहन करने के लिए, तो वो अपने पहले होमवर्क कर बैठी रहती है कि हम कहाँ से उस अनाज का भंडारण करके कहाँ से कहाँ देंगे। और जो गेहूं खरीद की जो बात होती है, जो गेहूं खरीद पे लगातार जो कुछ कंप्लेंट्स वगैरह आ रहे थे, इसकी भी समीक्षा कर इस पर भी सुधार किया जाना है। और जो राज्य और प्रदेश की विश्वास के लिए और जो उनके हित के लिए होगा, वो सारे कार्यों को भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अभी तो बहुत सारे ऐसे फैसले अभी लेने बाकी हैं जो पेंडिंग भारतीय जनता पार्टी के थे, उसको भी पूरी की जाएगी, जल्दी ही तय समय के अंदर की जाएगी। और सबसे अहम चुनौती जो हमारे लिए है स्वरोजगार उपलब्ध कराने की, तो इसके ऊपर भी जल्दी ही सरकार संज्ञान लेगी। और जो आंकड़े हम पहले भी चर्चा के दरमियान बैठकर आपके सामने पेश करते रहते थे, और इस बार उसमें क्या बढ़ोतरी होती है, क्या देखने को मिलता है,
ये चर्चा का विषय जरूर रहेगा। हम जब आगे कभी भविष्य में बैठेंगे तो इसके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे और पारदर्शिता के साथ में हम अपना भी निखार करेंगे और सरकार का भी रुख को आपके सामने हम पेश करेंगे। बिल्कुल निशांत ठाकुर जी, देखिए ये जो बातें कही जा रही थी कि दरअसल ये जो खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम है ये केवल चुनावी के दरमियान रहेगा, चुनाव जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद ये सब समाप्त कर दिया जाएगा। और अब योगी सरकार ने की आज ये पहली कैबिनेट थी और पहली कैबिनेट की बैठक में ही ये बड़ा फैसला लिया गया है और 15 करोड़ की आवाम को, जो प्रदेश की आवाम है, उसको लगातार अनवरत उसी तरह की राशन उपलब्ध होता रहेगा जैसे चुनाव से पहले उपलब्ध हो रहा था। बहुत बड़े सभी चैनलों के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चुनावी प्रोटोकॉल वाले माध्यम से जो मैनिफेस्टो पेश सबसे पहली कैबिनेट में इतने सारे फैसले चलिए राहुल आनंद जी से का रुख करते हैं। निशांत ठाकुर जी का संपर्क टूट गया है। राहुल जी देखिए, अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं हमारे साथ, वो अभी भी किसी भी तरीके से आपको घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं, यानी और भी उनको काफ़ी अपेक्षाएं थी और भी कई फैसलों पर मुहर लगनी चाहिए थी। पहली कैबिनेट थी, महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी पहली। देखिए अभी तो बैठक का दौर शुरू हुआ है और विपक्ष का ये रवैया जो सकारात्मक इनके हिसाब से हो भी सकता है या नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन मेरा बस यही मानना है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा बनाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये टूटने नहीं दिया जाएगा। फैसले और लिए जाएंगे और सबसे अहम बात जो है, जो जीरो टॉलरेंस की हमने बात की थी, और यही नहीं कभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कभी ये चर्चा नहीं करते हमसे कि हाँ, जो अपराधीकरण जो वर्ग था जिसको आप शांत किए थे वो बुलडोजर देखकर अपने आप को समर्पण करते हैं, तो सरकार की ये वाहवाही भी है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, जो खुद सत्ता के अंदर उन लोगों को संरक्षण दे रखे थे, तो उनको ये कभी से भी कहीं से भी कुछ गुजारा नहीं होगा और ये इनको सुशोभित भी नहीं होगा। लेकिन जो फैसले अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए, मैं इसका सम्मान करता हूं। और अभी तो कैबिनेट बैठक चल ही रही है, इसमें भी अभी बहुत सारे फैसले आने बाकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बैठक का समापन होगा तो इसमें वो भी जो अपेक्षित है उनको भी सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जी निशांत ठाकुर जी, मैं समाजवादी पार्टी चाहेगी कि इन सब पे जो कानून की प्रतिक्रिया है या बढ़ती हुई बेरोजगारी है, अशिक्षिता है, कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम हो। लेकिन जो पहली में कैबिनेट मीटिंग की बात चल रही थी, ऐसा पहली मीटिंग में कुछ नहीं हुआ है। अगर ये पहला ही निर्णय सरकार का सामने आया है तो हताशा भरा निर्णय है, क्योंकि ये अन्न वाला निर्णय, अन्न योजना वाला निर्णय जो है दिसंबर तक की इसकी बात चल रही थी और पहले निर्णय में ही हताशा भरी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मीटिंग, अगर ये राहुल आनंद जी के माध्यम से पता चल रहा है कि अगर ये मीटिंग कंटिन्यू है तो सभी चैनलों वाली बात को आगे बढ़ाया जाए, राहुल आनंद जी की बात को आगे बढ़ाया जाए, एएनबी नेशनल चैनल की बात को आगे बढ़ाया जाए, कि सभी को जितने बड़े फैसलों की बात पहली मीटिंग में चल रही थी, पहली मीटिंग में ही वो सब फैसलों पर मोहर लगे और जनता के अनुसार, जनता के इरादों के अनुसार पहली कैबिनेट मीटिंग जो है सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। चलिए, पहली मीटिंग में क्या फैसले लिया गया कैबिनेट के बैठक में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया। खाद्यान्न को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल अब दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अभी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने कहा कि खाद्यान्न का जो वितरण का जो कार्यक्रम था वो मार्च महीने तक ही था, मार्च महीने से खत्म होने वाला था, लेकिन पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि इस योजना को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।